उस आदमी ने उस लेडी को बोला कि आप बिल्कुल अभी घबराना मत, मैं पहले अभी आपको मार दूंगा, फिर आपके बच्चे को फेंक दूंगा शीशे से बाहर। वहां से एक बंदे ने फोन करके बोला कि मैंने इस जगह पे इन दोनों का मर्डर किया है, आप जाके बॉडी ढूंढ लो। जय श्री राम दोस्तों, तो स्वागत है आपका कॉड ब्रू के एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़े हैं साग्निक भाई, हमारे चैनल के मेंबर हैं, और शान भी है हमारे चैनल की। तो आज कुछ तो तगड़ा सुनाने वाले हैं साग्निक भाई। कुछ तो सस्पेंसफुल सुनाएंगे। चलो फिर अब बोल ही दिया है तो स्टार्ट करते हैं फिर कहानी। स्टोरी है किस बारे में? बात है अराउंड लेट 1960s कैलिफोर्निया की। दिसंबर 20, 1968 को कैलिफोर्निया में एक वैलेओ करके एरिया है जिसमें एक लेक हरमन रोड है जो पूरा बे एरिया है बेसिकली। तो उस बे एरिया में मतलब जैसे होता है कि एक मेन रोड से आगे थोड़ा लेज होता है जहाँ पे आप पार्क करके चिल कर सकते हो, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो अराउंड रात का टाइम होगा 7-8 बजे के आसपास। तो एक बहुत ही यंग कपल 16-17 साल के होंगे दोनों, जिनका नाम था बेटी और डेविड। तो वो वहाँ पे अपना चिल कर रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो अचानक उनके पास एक व्हीकल आती है पीछे से, जो जिसमें से एक आदमी निकल के आता है और आउट ऑफ नोवेयर उनको गोली मार देता है दोनों को। तो बेटी जो है ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है, और डेविड जो है उस टाइम पे वो सर्वाइव कर जाते हैं। पर जब लोग उनको ढूंढते हैं, उनके पास आते हैं, तो उस टाइम पे वो मर गए होते हैं। कैसे मतलब दिन दहाड़े? नहीं, अराउंड रात का टाइम होता है, 7-8 बजे। लोग उधर बहुत मतलब ज्यादा क्राउड होता नहीं था उस टाइम पे। यूजुअली लोग अपने अपने घर चले जाते थे, तो लेट इवनिंग कह सकते हो आप बहुत। हाँ, तो उस टाइम पे ये मतलब उसने ये किलिंग्स हुई दोनों। तो मतलब डेविड जो है काफी टाइम तक वो सरवाइव किया था, बट ले जाते किसी ने देखा नहीं उन्हें ऐसे, मतलब उस टाइम पे किसी ने नहीं देखा। और ऐसे यूजुअली कपल्स क्या होता है, थोड़े प्राइवेसी के लिए अलग स्पॉट्स में भी होते हैं जहाँ पे यूजुअली क्राउड्स नहीं होता है, तो वो लोग वैसे उसी जगह पे थे। तो हो सकता है इसी वजह से कोई था नहीं आसपास, किसी ने देखा सुना नहीं होगा। तो उसने दोनों को मर्डर किया और फिर वहां से चला गया। तो जो डेविड था वो सरवाइव किया, पर जब भी मतलब लोगों ने उसको ढूंढा और फिर हॉस्पिटल वगैरह ले जाने के, तो वहाँ ऑन द स्पॉट मतलब ऑन द रोड उसकी डेथ हो गई। तो ये था अराउंड दिसंबर 20। अब क्या था, जैसे मैं बात करूँ उस टाइम पे, तो जो कैलिफोर्निया या फिर अमेरिका का सिचुएशन था, वहाँ पे बहुत अफ्रीकन अमेरिकन ट्रेड्स चलते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे क्राइम्स होते थे उस टाइम पे। मतलब अफ्रीकन कभी कंट्री में आ रहे हैं, कभी अमेरिकन उधर जा रहे हैं, या जो भी उनका मतलब काम होता था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह चलता था, तो उसके चक्कर में बहुत क्राइम्स होते थे। बट ट्रेड की वजह से क्राइम कैसे हो रहे थे? मतलब क्राइम्स आप कह सकते हो, जैसे अफ्रीकन आ रहे हैं इस तरफ, तो उधर क्या होता है, यूजुअली अफ्रीकन उस टाइम पे कोई मतलब थीफ निकल गया या कुछ निकल गया, किसी ने मर्डर कर दिया। ट्रेड के टाइम पे माइग्रेट भी होते हैं लोग, माइग्रेट होते हैं, तो कुछ होती होगी, आर्ग्यूमेंट हो गई, आउट ऑफ एग्रेशन किसी ने मार दिया। जो भी क्राइम्स होते थे यूजुअली सॉल्व हो जाते थे, या मतलब उनके साथ कोई कुछ अटैच नहीं रहता था। तो लोगों में क्या था, पैनिक भी नहीं था, कि उन्हें पता था कि कुछ हो तो एटलीस्ट सॉल्व हो जाएगा। पुलिस अच्छा काम कर रही थी, आप ओवरऑल कह सकते हो। बट ये जो केस है, ये जो किलिंग अभी स्टार्ट हुई, ये बाद में जाके कुछ ऐसा बन जाएगा जो अमेरिकन हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट और मिस्टीरियस क्रिमिनल सर्च केसेस में रिजल्ट होगा। तो अभी तक का, तो अभी जैसे मैंने बताया दिसंबर 20 हो गया, ये किलिंग हो गई, तो कुछ उसका उस टाइम पे कोई मिला नहीं, कोई उनको ऐसा कोई सस्पेक्ट भी नहीं मिला। तो मतलब कोई विटनेस भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो उनको इतना पता नहीं लगा। अब बात आती है जुलाई 4, 1969, अराउंड 7 महीने ले लो आप, 7 महीने बाद। तो उस टाइम पे सेम एरिया में ही कोई बे एरिया था, एग्जैक्ट लोकेशन मुझे भी नहीं पता है। तो वहाँ पे भी एक सिमिलर ऐसे ही थोड़ा यंग कपल ही था, 19-20 एज होगा दोनों का, जिनका नाम था डार्लिन फेरिन और माइकल मिगाओ। तो ये दोनों भी उस वैसे सिमिलर बे एरिया में चिल कर रहे थे। शाम का टाइम होगा, वही सेम जगह तो नहीं होगा, पर बे एरिया यूजुअली बहुत लंबा होता है, तो वहीं पे कहीं मतलब वो एरिया तो एक ही था ना, सेम। हाँ, सेम वैलेओ में ही आप कह सकते हो। वैलेओ के किसी बे एरिया में वो लोग, जैसे जीटीए में खेला है ना जो, हाँ, वैसे टाइप का ही होता है। एक ही समुद्र के किनारे वो बहुत लंबा सा होता है, एक ही सिटी के अंदर बहुत सारे बे एरियाज होते हैं, तो वैसा टाइप का है कुछ। तो उसमें वो थे उनकी, फिर वहाँ पे वो लोग वहाँ पे वैसे ही सेम सिमिलर चिल कर रहे थे। पीछे से एक कोई आया और उसी इंसान ने उनको भी गोली मार दी, दोनों सेम बंदा ही होगा, हम अज्यूम कर रहे हैं अभी के लिए। तो उसने सिमिलर सेटअप पे सिमिलर गोली मारी दोनों को, पर जो माइकल थे वो मतलब ही सर्वाइव समहाउ। तो उसने वो चीज देखी, पिछली बार वो चला गया था
तो उसको पता नहीं पता लगा होगा या कुछ होगा कि एक लड़का जो था वो बच गया। इस बार उसने क्रॉस चेक करने के लिए वो वापस आया और उसने दोनों को वापस टैप किया। अच्छा, कि मरे नहीं मरे, मरे या नहीं मरे कंफर्मेशन के लिए। हाँ। पर अब इसको आप कोइंसिडेंस कह लो, किस्मत कह लो कि माइकल उसके बाद भी सर्वाइव कर गया। मतलब 2 बार स्टैब करने के बाद, स्टैब करने के बाद, गोली खाने के बाद somehow ही सर्वाइव। हाँ। तो अब केस वापस रीओपन हुआ, पुलिस आई और सब पता लगा कि क्या हुआ क्या नहीं। अब ये तो पिछले वाले मर्डर में केस ओपन करा था उन्होंने? पिछले वाले में पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई थी पर कोई मिला नहीं। कोई मिला नहीं तो केस उस टाइम पे उन्होंने साइड कर दिया ना। तो और भी बहुत सारे क्राइम्स हो गए थे ना उस टाइम, होल्ड पे रख दिया कह लो, क्योंकि कोई कंक्लूजन उसका निकला नहीं। 7 महीने हो गए। क्लोज नहीं कर सकते ना ऐसे केस बिना क्लोज मतलब आप कह लो साइड पे रख दिया, वैसा टाइप। अभी उन्होंने फिर दोबारा, हाँ, तो ये मतलब उन्होंने वापस इसको रीओपन करा इस केस को और इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, क्योंकि इस बार भी सिमिलर सेटअप था, सिमिलर टाइप की किलिंग थी, सिमिलर एरिया, सिमिलर टाइम, सब कुछ सिमिलर था। तो उन्हें लगा कि या तो इनके बीच में कोई लिंक है या फिर ऑब्वियसली कोई सीरियल किलर है। जो एक सीरियल किलर्स का तो आपको मतलब आइडिया होगा, हमने पहले पिछले पॉडकास्ट में एक बार बात भी करी है कि वो एक प्रेमिस चूज करके उसी पे अपनी किलिंग, एक पैटर्न होता है। तो उन्हें लगा कुछ ऐसा केस है, तो वो इस पे इन्वेस्टिगेट करने लगे। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इनको पता कैसे चला, पिछली बारी भी कोई विटनेस नहीं था, इस बारी भी कोई विटनेस नहीं था, बिल्कुल सिमिलर शांत एरिया में प्राइवेसी था। तो इस बारी क्या हुआ, मर्डर के बिल्कुल 1 घंटे बाद पुलिस के पास एक रैंडम अनोनिमस कॉल आया, जहां से एक बंदे ने फोन करके बोला कि मैंने इस जगह पे इन दोनों का मर्डर किया है, आप जाके बॉडी ढूंढ लो। तो ऐसे उनको पता लगा। अब पुलिस नहीं कर रहा हूँ नंबर ऑब्वियसली वो ट्रेसेबल होगा नहीं, वो कोई पब्लिक लाइन से फोन कर रहा होगा या कुछ होगा, इतना तो ऑब्वियसली दिमाग लगाते हैं। तो बेसिकली तो वो पहुंचे वहाँ पे, फिर उन्होंने देखा कि माइकल सरवाइव कर गया। तो उन्होंने उसकी रिकवरी के बाद उससे प्रॉपर डिटेल्स ली, स्केच बनवाया, उसका डिस्क्रिप्शन पूछा। तो डिस्क्रिप्शन पूछने के बाद पता चला, तो माइकल के अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिप्शन था उसमें जो इंसान था वो अराउंड 5'8", 5'6" था, लार्ज फेस, थोड़ा हैवी, अराउंड 200 पाउंड्स का था, और कर्ली बाल थे, थोड़ा डिसेंट वाइट थे वो उस टाइम पे। तो उन्होंने फिर ये डिस्क्रिप्शन ली, स्केच बनवाया, इन्वेस्टिगेशन शुरू करी ऑब्वियसली। फिर उसके बाद भी कोई सिमिलर डिस्क्रिप्शन मैच करता हुआ इन्हें मिला नहीं कोई ऐसा मेल। तो ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसी टाइम, 1 महीने हो गए, किसी को कुछ पता नहीं लगा। और इस टाइम पे 1 महीने बाद अराउंड अगस्त 31 या 1 अगस्त, जुलाई 31 या 1 अगस्त के मिडनाइट पे सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल, जो वहाँ की मेन मैगजीन है, उनके पास, और वैले ऑफ टाइम्स जो न्यूज़पेपर्स हैं, उन सबके पास एक लेटर पहुंचा जिसके ऊपर लिखा हुआ था रश टू एडिटर। तो उन्होंने फिर उसको एज सुन एज पॉसिबल एडिटर तक पहुंचाया, और उस पर मतलब वही थोड़ा स्टैम्प वगैरह लिया हुआ था, कोई लोकेशन नहीं थी कि कहाँ से आई है क्या नहीं। तो बहुत अनोनिमस था। उन्होंने खोला और उस लेटर पे डिटेल्स लिखी हुई थी कि पिछले 2 मर्डर्स कहाँ पे कैसे हुई है। इनफैक्ट जो किलर था उसने स्पेसिफाई भी करा कि आई विल मेंशन सम डिटेल्स टू कंफर्म दैट आई हैव किल्ड दोज पीपल व्हिच ओनली आई एंड द पुलिस नो। तो उसने फिर ये सब बताया कि उसने क्या कपड़े पहने थे लोगों ने, फिर क्या उस टाइम पे किस तरीके से उन्होंने बचने की कोशिश करी, सब कुछ बताया, जिससे कंफर्म हो गया। उसके साथ उसने एक 408 कैरेक्टर्स का साइफर पोस्ट किया। अब साइफर आप लोग को पता है? हाँ, साइफर मतलब कोडेड हाँ, बेसिकली क्रिप्टोग्राफी में यूज होता है, लेटर्स और सिंबल्स का कॉम्बिनेशन यूज करके कोडेड मैसेज टाइप का भेजते हैं। तो उसने एक 408 कैरेक्टर्स का 3 पेज का साइफर भेजा प्रॉपर। तो उसने उस 3 पेज का साइफर भेजा और उसके नीचे लिखा, इसमें मेरी अगली किलिंग्स और मेरे बारे में डिटेल्स है, इसको आप डिकोड कर लो और इस चीज को आप न्यूज़पेपर में पोस्ट करो। अगर आपने नहीं किया तो मैं और लोगों को मारूंगा। हाँ, और लोगों को मैं मारूंगा। मतलब बेसिकली आप उसकी मेंटालिटी सोचो, पुलिस को चैलेंज कर रहा है इन अ वे। अगस्त 4 मतलब ये अगस्त 1 मिडनाइट की बात है। 2-3 दिन बाद एक और लेटर आया और उस पे हेडिंग मतलब वही सेम रश टू एडिटर और सेम फॉर्मेट था सब कुछ। तो लेटर खोल के सबसे ऊपर लिखा हुआ था कि दिस इज द ज़ोडिएक स्पीकिंग। तो ये फर्स्ट टाइम है जब किसी ने उसका नाम, मतलब लोगों को पता लगा, उसने अपना नाम रिवील किया। अच्छा, उसका नाम रिवील किया उसने कि दिस इज द ज़ोडिएक स्पीकिंग। अब वो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से उसका नाम नहीं होगा, स्टेज नेम टाइप का यूज करते हैं जैसे लोग, ऐसा टाइप का उसने डाला। और उसके साथ उसने एक और 340 पेज का साइफर दिया
तो भाई जो पहले वाला साइफर आया था वो डिकोड हो गया था? वो अभी तक डिकोड नहीं हुआ। डिपार्टमेंट में ऐसे लोग तो होंगे भाई जो इन सब चीजों को कर लेते होंगे, डिकोड वगैरह। डिपार्टमेंट है या पुलिस के कनेक्शंस भी इतने होते हैं कि यूजुअली जो पता नहीं क्रिप्टिक बहुत- कोड्स होते हैं, ये लोग भी ऐसे ही जो कोड्स बनाते हैं और डिकोड करते हैं, वो भी कभी कभी अपने मतलब हर एक का अपना तरीका होता है एक पैटर्न बनाने का। मतलब मान लो मैंने अपने हिसाब से एक लैंग्वेज डिजाइन करी, जरूरी नहीं है कि वो पूरी दुनिया में किसी को समझ में आए, सिवाय मेरे या मैंने किसी को बताया हो, मेरे दोस्त या कुछ करी। August 8th, 1969, the code was cracked by a couple in Salinas, California. It reads, "I like killing because it is so much fun. It is more fun than killing wild game in the forest because man is the most dangerous animal of all to kill. Something gives me the most thrilling experience. It is even better than getting your rocks off with a girl. The best part of it is that when I die, I will be reborn in paradise, and those I have killed will become my slaves. I will not give you my name because you will try to slow down or stop my collecting of slaves for afterlife." अराउंड 1.5 महीने बाद, ये अगस्त 8 की हमने बात करी, इसके बाद अराउंड सितंबर 27 सेम 1969 की एक और कपल था, अराउंड मिडिल एज्ड कपल होगा, 28 to 30 एज होगी दोनों की, जिनका नाम था ब्रायन हार्टनल और सिसिलिया शेफर्ड। तो वो दोनों वही सिमिलर एक लेक बेरेसा करके जगह है वही वैलियोमिंग, तो वहाँ पे उसके पास में वो लोग एक पार्क या कुछ लेक साइड व्यू होगा, वहाँ पे वो लोग बैठे थे। तो अचानक से वो बैठे थे और सिसिलिया को अचानक फील हुआ कि पीछे ना कोई उसको देख रहा है, मतलब पेड़ के पीछे से या कहीं से। तो उसने चीज बताई भी ब्रायन को, तो उन्होंने फिर उस चीज को जाने दिया, इग्नोर करा। फिर थोड़े टाइम बाद एक आदमी आया जो एग्जीक्यूशनर टाइप का अपना अटायर देखा है, जो एक वाइट गाउन, अंडरटेकर जैसा। हाँ वैसा टाइप का। अब वही सिमिलर अटायर में एक आदमी आया और उसने पहले ब्रायन को गोली मार दी। और ब्रायन को फिर उसने बोला कि मतलब जो उसकी मतलब गर्लफ्रेंड थी, उसको सिसिलिया को बोला कि आप इसको टाई अप करो, पहले उसके हाथ पैर बंधवाए, फिर उसको पेड़ से बांधने बोला गन पॉइंट पे सिसिलिया को। अभी तक वो जिंदा था गोली लगने के बाद भी? गोली लगने के बाद इतना वो जिंदा था। फिर तो उसकी अपनी खुद की गर्लफ्रेंड से उससे टाई अप करवाया, पूरा पेड़ से उससे बंधवाया और गन पॉइंट पे। और उसने उसके बाद सिसिलिया को भी सिमिलर तरीके से बांध दिया पेड़ में। फिर उसने दोनों को स्टैब कर दिया, जैसे उसने रीचेक करने के लिए पिछली बार करा था, उसने वापस दोनों को स्टैब कर दिया, ब्रायन को दोबारा स्टैब किया। बट ब्रायन ने जितनी भी उसकी हालत थी, जैसा भी था, उतने में उसने आवाज थोड़ी चिल्ला दी, उसने शोर वोर मचा दिया। तो उस टाइम तक बचा हुआ था। तो लोगों ने शोर वोर मचाया, मतलब उसने शोर मचाया तो आसपास से लोग बहुत आ गए। तो इतने में जो किलर था उसने उसको मार के वहां से मतलब दोबारा रीस्टैब किया। तो फिर उस टाइम पे तो मर ही गए दोनों, मार के वो चला गया। तो आसपास के लोगों ने फिर से देखा किलर को, पर अभी तक मैं आपको बता दूं किलर का चेहरा सिर्फ जो माइकल था सेकंड अटैक का सर्वाइवर, सिर्फ उसने देखा और किसी ने आज तक नहीं देखा। मतलब अभी इस कहानी के इस पॉइंट तक नहीं देखा। तो अभी फिर सिमिलरली लोग से इन्वेस्टिगेशन हुई, वापस पुलिस आई, पुलिस ने पूछा कि क्या कैसा डिस्क्रिप्शन उस आदमी का था। तो उससे निकल के आया कि वो बिल्कुल सिमिलर था जो पिछला डिस्क्रिप्शन आया था, बस थोड़ा एज का फर्क था। पिछली बार जो डिस्क्रिप्शन था उसमें 26 से 30 था, इसमें अराउंड 35 to 40 उसकी एज बताई गई। बाकी सेम हैवी और लार्ज फेस और 200 पाउंड्स के आसपास, 6 फीट के आसपास हाइट, सब कुछ सेम था, वाइट मेल, ये चीजें दी गई थी। तो मतलब वही था किलर दोनों? अभी तक कोई सीरियल किलर का वो नहीं था, पर सिंस ये दोनों डिस्क्रिप्शन मैच कर गए, तीनों किलिंग्स के पैटर्न सिमिलर हैं, तो पुलिस ने इसको कंक्लूड किया कि अभी तक एक सीरियल किलिंग केस है, जिसमें जो प्राइम सस्पेक्ट है उसकी डिटेल्स हैं पुलिस के पास, एक स्केच वगैरह बनवाया गया था। ऐसे में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसे आप बता रहे थे स्टार्टिंग में एकदम कहानी के कि अफ्रीकन अमेरिकन ट्रेड बहुत ज्यादा उस समय बढ़ गया था, तो आपको क्या लगता है कलर बेस्ड क्राइम भी हो सकता है कि हो सकता है रेसिज्म उस टाइम भी बहुत था? क्योंकि लेकिन वाइट ही तो था और ये यूएस में ही हो रहा था वाइट। वही मैं पूछना चाह रहा था, जिनको वो मार रहा था वो वाइट मैं आपको बताऊं, वाइट पब्लिक डिस्क्रिप्शन था, हो सकता है कई बार शक्ल ना दिख रही हो। मतलब अभी मैं आपको अपना ओपिनियन देने से पहले मैं कहूंगा पूरी कहानी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत चीजें आएंगी अभी। तो ओपिनियन अब क्योंकि मेरे को पता है तो मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ उस चीज पे, बट अभी कहना बहुत चीजों को खराब कर देगा। नहीं सस्पेंस करो। हाँ, तो मतलब वो अभी कंटिन्यू करते हैं आगे, इसका आंसर मैं आपको पक्का दूंगा लास्ट में। तो अभी 3 किलिंग्स हो गई, फिर उसने तीनों किलिंग्स के बाद भी पुलिस के पास एक प्रॉपर फिगर आ गया, क्योंकि 2 स्केचेस जो दोनों टाइम बने थे वो दोनों सिमिलर निकले। तो पुलिस ने एज अ सिंगल उसको ह्यूमन मान के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, मतलब न्यूज़ वगैरह में फोटोज की दिखाई और थ्रेटन किया ये वो। तो ये सब करते करते कुछ और दिन निकले, अराउंड 15 दिन के आसपास और निकले, और फिर आता है अक्टूबर 11 सेम ईयर 1969।
जहाँ पे एक ऐसा मतलब कह लो आप मतलब मर्डर ही हुआ, एक ऐसा मर्डर हुआ जिसने इस केस को बहुत मतलब कह सकते हो आप बहुत घुमा ही दिया है इन अ वे। तो अभी तक चल रहा था कि किलिंग्स हो रही थी, किसी को कुछ पता नहीं लग रहा था, और मतलब किसी प्राइम सस्पेक्ट के भी आप क्लोज नहीं आ रहे थे अभी तक। बट अभी इस डेट पे एग्जैक्टली वॉशिंगटन और चेरी जो दोनों मतलब सिटीज कह लो आप है, उनके इंटरसेक्शन पे एक बहुत बड़ा क्राउडेड मतलब एक कह सकते हो आप एक पब्लिक प्लेस टाइप का है जहाँ पे लोग हैंग आउट करते चिल करते हैं, मार्केट्स वगैरह हैं। तो वहाँ पे बहुत ही फेमस जगह है। वहाँ पे एक कैब ड्राइवर था जिनका नाम था पॉल स्टाइन। तो पॉल स्टाइन की कैब में एक आदमी उसी इंटरसेक्शन से बैठता है और उसको बोलता है कि कुछ सर्टेन जगह पे उसको ले जाने कहता है। तो जैसे वो कैब स्टार्ट होता है, थोड़ा उस क्राउड से निकलता है, एक जगह पे जाके उस कैब ड्राइवर को, पॉल को, कोई पीछे से गोली मार देता है। और कोई मतलब कोई बंदा जो उसकी कैब में बैठा था वो गोली मार देता है, स्ट्रेट गोली मार के। अब आप सोचो कि इतना क्राउडेड प्लेस है, उसके आसपास भी लोग रहते ही होंगे, कॉलोनीज हैं प्रॉपर। तो ये जो पूरी चीज थी, गोली मारने की आवाज आने के बाद से एक लड़की थी, उसने मतलब टीनेज होगी, टीनेज उसके मतलब एज बहुत ही कम होगी, तो टीनेज लड़की ने अपनी विंडो से चीज देखी, गोली मारते नहीं उसके बाद। गोली मारने के बाद वो आदमी निकला अपने मतलब पीछे जहाँ बैठता पॉल के पास गया, उसने अपना 1 से 1.5 मिनट वो आगे वहां पे बैठा और फिर वो निकल गया। जितने में सारे लोग आते वो वहां से निकल गया। और उस लड़की ने वहां पे शोर नहीं मचाई क्योंकि ऑब्वियसली कोई आदमी गन लेके खड़ा है। अब शोर मचाने से पहले पुलिस को फोन करना ज्यादा प्रेफर करोगे, और थोड़े वो डरी भी गए थे। तो उसने पुलिस को फोन किया, आसपास लोग आए, 2-3 विटनेस और थे जिन्होंने थोड़ा दूर से भी शायद चीज देखी होगी। तो इसके बाद निकल के आया कि वो आदमी के थोड़े और डिस्क्रिप्शन आप कह लो निकल के आए कि उसके रेडिश ब्राउन हेयर थे, थोड़ा एज उसकी वही 35 के आसपास, 45 के आसपास बताई गई, 40 to 45 के बीच में, सिमिलर सेट। और पर उस लड़की ने उसने बोला कि मैंने उसको प्रॉपर देखा है, मैंने उसकी प्रॉपर शक्ल देखी है। तो अब उसका स्केच बनवाया गया, सब कुछ हुआ, वो तो बात की बात है। बट उस टाइम पे अमंग द केओस जो पुलिस थी आसपास, उन्होंने अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन उन्होंने इस चीज को पूरी मिस इंटरप्रेट की कि वो एक अफ्रो अमेरिकन मेल है, थोड़ा जिसका डार्क टोन है, बाकी सिमिलर डिस्क्रिप्शंस। और वो फिर मतलब ऐसे होता है ना, जो पुलिस बिल्कुल पास में अवेलेबल होती है, वो मतलब क्राइम सीन पे आ रहे थे, तो उन्हें एक आदमी मिला जो थोड़ा सिमिलर डिस्क्रिप्शन मैच करता था, मतलब सही लग रहा था, क्रू कट, हाँ, रेडिश ब्राउन बाल, क्रू कट, अराउंड 45 का एज, हैवी नहीं था। यही बात थोड़ी डिफरेंट है इस केस में, हैवी नहीं था। तो वहां पे फिर वो आदमी से मिले, बट पुलिस ने उस आदमी को सिर्फ इस मतलब वो सब मैच कर रहा था, सारी डिस्क्रिप्शन। सो पुलिस ने ऑब्वियसली ओवर द कॉल सुना कि कैसा आदमी है, भाग रहा है इस तरफ, ये वो। तो उनके मिला, उन्होंने उस आदमी को पकड़ा, पर सिर्फ इसलिए जाने दिया क्योंकि वो वाइट था। और पुलिस ने इस चीज को मिस इंटरप्रेट करी कि वो अफ्रो अमेरिकन था, उसका डार्क टोन था। ये कैसी बात है भाई? ये यूएस में है भाई, इशू बहुत रेसिज्म है। सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उन्होंने एक वाइट आदमी को जाने दिया जो कि इतनी सारी चीजों के पीछे था। अब मानो कि कितना क्लोज था वो, उस टाइम पे तो किसी को नहीं पता था कि वही था। बट अब कुछ लोग कहते हैं कि ये मतलब उस टाइम पे कह रहे थे कि हो सकता है कोई और हो, डिफरेंट किलिंग भी हो सकती है, वो तो कपल को मार रहा था ना, हाँ, क्योंकि मतलब ये पता भी ऐसे चला क्योंकि वहां पे जैसे वो क्राइम सीन पे पहुंचे और जो मेन इन्वेस्टिगेटर्स इस केस के थे वो आए, उन्होंने बोला कि आदमी वाइट है तो जरूरी नहीं है। और फिर लड़की ने भी बोला कि हाँ ऐसा कुछ वाइट नहीं था, आपने कुछ मिस इंटरप्रेट, मतलब वाइट था, आपने कुछ गलत सुना होगा या कुछ, मतलब वो होता है कि डिस्क्रिमिनेशन पर्सपेक्टिव एक आ जाता है कि ब्लैक ही होगा अगर वो कर रहा है किलिंग्स। तो अब इसी वजह से एक आदमी को जाने दिया और लोग कह रहे थे कि हो सकता। तो फिर पुलिस ने बोला कि हम तो एक ऐसे आदमी से मिले थे, जस्ट बिकॉज वो वाइट था हमने जाने दिया। तो फिर इस चीज पे बहुत बहस हुई और ये हुआ, उनको लापरवाही के लिए बोला गया। उनका नाम आई थिंक फोक्स और जेम्स था दोनों का। तो उसके जस्ट 2 दिन बाद एक लेटर फिर से आता है। अब इन्वेस्टिगेशन के बीच में उन्हें मतलब कैब में फिंगरप्रिंट्स भी मिले, जो जब वो याद है आपको मैंने बताया था आगे जाके बैठा था और ये वो, तो उस टाइम पे उसके ड्राइविंग व्हील पे एक और फिंगरप्रिंट मिला रादर देन जो पॉल स्टाइन था उसका। तो अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करी, पूरी फिंगरप्रिंट वगैरह सब निकाली। और 2 दिन बाद पुलिस के पास एक और लेटर आता है जिसमें वो लिख देता है, मतलब जोडियक ने लिखा कि इसी डेट पे मैंने पॉल स्टाइन को मारा है और उससे पहले भी मैंने वो जो सितंबर 27 वाली जो किलिंग्स थी वो भी मैंने करी है। और जो मतलब उसने एक तरह से बता ही दिया कि मैं एज अ सीरियल किलर मैं इन चीज़ों को कर रहा हूँ और मैं आगे भी करूँगा।
और पॉल स्टाइन के केस के रिगार्डिंग उसने बोला कि जो फिंगरप्रिंट मैंने डाली थी वो जस्ट टू थ्रो ऑफ द पुलिस, उनको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए मैंने डाला था। अच्छा। और उसने कंफर्म करने के लिए कि मैंने ही मारा है पॉल स्टाइन को, उसने एक उसके शर्ट का टुकड़ा उसने उस लेटर के साथ भेजा कि मैंने ही इसको मारा है, और सारी चीजें बताई वापस। तो जो थोड़ी देर कैब के बाहर खड़ा रहा था वो यही कर रहा था, कपड़े का टुकड़ा। हाँ, कपड़े का टुकड़ा ले रहा था, गलत फिंगरप्रिंट उसको प्लांट कर रहा था, यही सब कर रहा था। और उसने लगाते हैं भाई, पर क्या पता असली फिंगरप्रिंट ही हो, वो अब लेटर में गुमराह करना चाह रहा हो। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर आप कंफर्म कैसे करोगे? यही बात है, क्योंकि एट दिस पॉइंट अभी तक एक आदमी चलो क्लोज आया था, बट अभी तक कोई प्राइम सस्पेक्ट ही नहीं था इस केस का। तो उसने एक लेटर में ये चीज लिखी भी, मतलब जो अगली लेटर आई थी उसने ये चीज लिखी भी, 2 cops met me just as soon as I left the 3 minutes after I left the cab, या ऐसा कुछ करके उसने ये चीज एग्जैक्टली अपने लेटर में लिखा था। अरे भाई उसने two cops pulled a goof on me, ऐसा कुछ उसने वर्ड यूज किया था आफ्टर। पुलिस को तो पूरा ही उल्लू बना रहा है। अब तो उनके पास प्रॉपर लोग पता है कौन है। पर यही बात है कि अब जो दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके पास प्रॉपर शक्ल है उस आदमी की, उनको याद है कि कैसा था। तो अब इसके बाद पुलिस ने एक फाइनल स्केच बनवाया, और यही आप भी आपका इंटरनेट में पढ़ोगे ज़ोडिएक किलर के बारे में, तो उसकी एक ही फोटो आती है, वो यही वाली स्केच है जो इन दोनों ऑफिसर्स ने दी। अराउंड 1969 अक्टूबर की बात थी, ये 4 मर्डर्स हो गए, उसने पुलिस को पूरा मॉक किया, पुलिस कुछ नहीं कर पाई, वो साल भी खत्म हो गया, 1970 आ गया, लेटर्स भी आते रहे कि मैंने ऐसे ऐसे मारा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, और बहुत चीज़ें वो भेजता रहा। फिर जो मेन आप कह सकते हो 1970s के आसपास, 70s की स्टार्टिंग में एक लेटर और आया जिसमें उसने लिखा था, आई थिंक स्कूल चिल्ड्रन मेक अ नाइस टारगेट, आई थिंक आई शैल वाइप आउट अ स्कूल बस सम मॉर्निंग, जस्ट टिप ऑफ द टायर्स एंड पिक ऑफ द किडीज एज दे कम बाउंसिंग आउट। ज़ोडिएक भाई ये तो बहुत ही सैडिस्ट है भाई, ये तो किसी को नहीं छोड़ रहा। अक्टूबर नवंबर का टाइम होगा, तो उसी में हाईवे का एरिया होगा, वहाँ पे एक लेडी थी जिनका नाम था कैथलीन जोन्स। तो वो अपने बहुत ही छोटा बच्चा होगा, अराउंड कुछ मंथ्स का बेबी होगा उनका, तो उस बच्चे के साथ वो गाड़ी में अपने ट्रैवल कर रही थी हाईवे में। तो सडनली उन्होंने देखा कि पीछे से एक गाड़ी, जैसे डिपर वगैरह देते हैं हाईवे में, वैसे डिपर वगैरह देते हुए आ रहे हैं बहुत टाइम से। तो उन्होंने गाड़ी साइड में लगाई, तो उनके बगल में एक आदमी आया, उसने अपने गाड़ी का शीशा नीचे करके बोला कि आपका जो पीछे वाला टायर है वो थोड़ा फ्लैट या कुछ हो रखा है, तो मतलब लेट मी करेक्ट इट फॉर यू, ऐसा करके। तो उस लेडी ने, उसको इतना शक नहीं हुआ, और तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, तो आप कर दीजिए या कुछ। तो उसने गाड़ी से अपने जो भी मतलब इक्विपमेंट्स होती है निकाली, और उस टायर को ठीक करने के उसने बहाने में थोड़ा 5-10 मिनट वहाँ पे लिया। तो अब वो करा उसने, और फिर वो गाड़ी में बैठ के निकल गया। तो सिमिलर क्या हुआ कि अब वो थोड़ा आगे जाके उस लेडी की गाड़ी, उस टायर फट के ही निकल गया पूरा। अच्छा। टेक्निकली उसने टायर का खोल ही दिया था, वो बहाना मार के उसने टायर लूज कर दिया जानबूझ के, तो वो बिल्कुल टायर निकल गया गाड़ी से। और अब हाईवे का सिचुएशन आप समझो, हाईवे में अगर ऐसी चीजें होती हैं तो बहुत ही थ्रेटनिंग हो जाती है। बट समहाउ वो लेडी ने गाड़ी साइड में अपनी लगाई जैसे तैसे करके, और फिर वो सेम आदमी उसके पास आया और उसने फिर बोला, तो लेडी ने कन्फ्रंट किया कि भाई ये क्या कराया आपने, तो इससे पहले ही ठीक चल रहा था। बोला था मैम आपके टायर में कोई प्रॉब्लम होगा, अभी तो इस टाइम पे आपको कोई मिलेगा भी नहीं, आपको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आप क्योंकि हाईवे खत्म ही होने वाला है, आप कहाँ भी जहाँ भी जाएंगे आप एटलीस्ट मैं आपको हाईवे के एंड तक ड्रॉप कर देता हूँ, वहाँ से आप मैकेनिक बुला लीजिए जो करना चाहिए, और साथ में बच्चा भी है, अभी कहाँ जाओगे। तो उसने, अब लेडी को लगा कि चलो अच्छा आदमी है, उसके साथ बैठ जाते हैं। रात का ही टाइम था, मतलब सनडाउन के बाद, अब एग्जैक्ट टाइम्स तो ऑब्वियसली कहीं है नहीं। तो उसने, लेडी ने वो वाली चीज़ जो है उसको बहुत लाइटली ले लिया आप कह लो। तो बहुत सोचा अच्छा आदमी चलते। तो फिर थोड़ा आगे जाके उस आदमी ने उस लेडी को बोला कि आप बिल्कुल अभी घबराना मत, मैं पहले अभी आपको मार दूंगा, फिर आपके बच्चे को फेंक दूंगा शीशे से बाहर। कैसी बात। उस लेडी को बहुत कामली उसने ये चीज बोला। भाई क्या बात है, कोल्ड ब्लडेड है भाई ये तो। अब आप ऑडेसिटी कह लो इसको, या वो ब्रेन डैमेज भी कह लो, इन वे उसने चीज कही, और वो लड़की इतना पैनिक हो गई कि उसने चलती गाड़ी से, साइड में वो फील्ड्स होते हैं ना, जैसे हाईवे के साइड में यूजुअली फील्ड्स होते हैं, तो उसने चलती गाड़ी का दरवाजा खोला और अपने बच्चे को लेके कूद गई गाड़ी से। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई आदमी ऐसी बात करेगा और गन वन निकालेगा, तो वो आउट ऑफ पैनिक कूद गई।
और दोनों सरवाइव कर गए, मतलब बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ, लेडी को भी कुछ नहीं हुआ। रुका भी नहीं। नहीं, वो तो चल रहा था ना स्पीड से, वो कैसे ही रुकेगा, और रुकेगा भी तो फिर उसको मिलेगा कैसे फील्ड में, वो अंधेरा होता है डार्क टाइम में, फील्ड में कहीं भी लोग छुप सकते हैं, और वो रिस्क नहीं ले सकता इतनी बड़ी चीज का। वो भी है किलर है, लोग ढूंढ भी रहे हैं उसको, तो रिस्क नहीं लिया उसने, गाड़ी भी नहीं रोकी। तो फिर क्या हुआ, अब वो लेडी फील्ड के बिल्कुल दूसरे एंड में जाके उसको फिर वहां पे लोग मिले, उसने हेल्प मांगी, अपने बच्चे को लेके गई। और ये मतलब पहली बार था कि इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए किसी ने शक्ल देखी है प्रॉपर। तो ये आखिरी आप कह सकते हो रजिस्टर्ड केस है जोडियक का, जोडियक एनकाउंटर का, जो लोग मानते भी नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं कि बहुत अनऑफिशियल है, कि ये कोई हो सकता है जोडियक ना भी हो, कोई रैंडम किलर हो या कुछ हो। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए जोडियक ने एक और लेटर भेज दिया कुछ दिनों में कि नाउ फ्यू नेम्स हैव बीन एडेड इन माय लिस्ट, अ लेडी जस्ट गॉट अवे फ्रॉम मी, ऐसा कुछ करके उसने एग्जैक्टली ये चीजें लिखी थी, जो मैं लेटर डाल दूंगा, मेरे पास है वो। तो उसने ये चीज बिल्कुल लिखी और कंफर्म हो गया कि ये भी एक जोडियक एनकाउंटर था। और यहाँ तक क्या था, अब ये 1970s एंड हो गया, बिल्कुल 5 क्राइम वो कर चुका था, 5 क्राइम कर चुका था। तो 1970s के एंड तक उसने लेटर्स भेजे, 71 तक लेटर्स इनफैक्ट आने लगे पुलिस को मॉक करते हुए, रैंडम चीजों के बारे में, कभी भी रैंडम चीजों के बारे में बात करता था। जैसे ये जो चिल्ड्रन वाला केस था, ये कभी हुआ नहीं, बट वही था। कभी उसने थ्रेटन किया कि मैं बॉम्ब से उड़ा दूंगा किसी एरिया को, किसी शहर को। तो ये सब रैंडम चीजें वो डालता था। और फिर 1971 तक ये लेटर्स आने लगे, जब 1971 में आना बंद हो गया। फिर 3 साल बाद एक आखिरी लेटर आता है जोडियक की तरफ से, जिसमें रिटायरमेंट का, हाँ ठीक है, तो बिल्कुल आखिरी लेटर आता है जोडियक की तरफ से, जिसमें लिखा होता है I think the Exorcist movie was the best satirical comedy that I have ever seen. Signing off, yours truly, Zodiac. और इन 3-4 सालों में उसने 71 के बाद मर्डर करे नहीं करे? उसके बाद उसने कोई मर्डर्स बंद मतलब वो उसने लेटर भी भेजने बंद कर दिए बिल्कुल। हाँ, ये 5 हाँ कह सकते हो आप बिल्कुल। और 5 साल के लिए 5 मर्डर्स करने के, जो रजिस्टर्ड 5 है। हाँ। और इस लेटर में उसने क्लेम किया कि अभी तक रजिस्टर्ड 5 है, पर मैंने 37 किलिंग्स और करी है। मतलब टोटल 37 किलिंग्स करी है। अब मान लो 2002 में कुछ इन्वेस्टिगेटर्स, जैसे मैंने बताया, उन्होंने केस को रीओपन करा और उन्होंने सोचा कि जो वो स्टैम्प्स भेजता था, लेटर्स भेजता था, उनमें जो स्टैम्प्स है उस टाइम पे कोई गम पेस्ट वगैरह तो नहीं होता था, लोग यूजुअली लिख करके उसको चिपका देते थे। तो उन्होंने इस चीज को मतलब टेस्ट किया, जो भी सस्पेक्ट्स अभी तक के थे। अब सस्पेक्ट्स मान लो अब 8 से 10 सस्पेक्ट थे इस केस के। 3 थियरीज हैं 3 सस्पेक्ट्स के बारे में। एक पहली थियरी है, गैरी स्टीवर्ट करके एक बंदा था, जिसने बोला उसके फादर अर्ल वैन बेस्ट जूनियर वो जोडियक किलर थे। अच्छा, और उसने क्लेम करा। अच्छा, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, लोग आज तक क्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग, ये कि जोडियक किलर मेरे दादाजी थे या मेरे रिलेटिव थे, मैं जानता था जोडियक किलर को। बहुत कंटेंट बनता है इस चीज पे अभी भी टिल डेट। और अराउंड ये मान लो 2002 की बात है, तो उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन करी, तो गैरी स्टीवर्ट का इंटरव्यू वगैरह लिया गया, तो उस पे भी उसने बताया कि उसने एक बुक भी लिखी इस चीज पे, जिसका नाम था द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ ऑल, और सब हेडिंग में लिखा था फाइंडिंग माय फादर एंड द जोडियक किलर। तो जो उसने बोला कि जो स्केचेस बनवाई थी जो भी पुलिस ऑफिसर्स ने वो पॉल स्टाइन केस पे, उसके साथ उसके फादर की शक्ल बिल्कुल मैच करती है। फिर उसने बोला कि उसके फादर जो है जो किलिंग्स होती थी उस टाइम पे अवेलेबल ही नहीं रहते थे, गायब रहते थे। फिर अब ये चीज़ वो उन्होंने नोट किया और रिसर्च पे वापस जैसे मैच करने के लिए उन्होंने देखा, जो डीएनए था मैंने बताया, उन्होंने मैच किया, तो पुलिस ने उसको मैच करने ही नहीं दिया। तो वो आज तक पुलिस की लापरवाही और गलती बताता है इस चीज़ को। बट जो फिंगरप्रिंट मैंने आपको बताया कैब में वो छोड़ कर गया था, उससे भी वो मैच नहीं किया। जो मतलब हैंडराइटिंग थी, उन्होंने वापस चर्च एडमिनिस्ट्रेशन से कंफर्म करवाया कि वो उसके फादर की थी नहीं, वो किसी प्रीस्ट ने लिखी थी। तो इस चीज़ पे भी ये मतलब प्रीस्ट किलर है, हो सकता है प्रीस्ट किलर है, तो इस चीज़ पे भी इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर सेकेंड थियरी आती है, हार्वी हाइंस करके एक इंस्पेक्टर थे, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, उनके अकॉर्डिंग लॉरेंस केन करके एक बंदा था जो किलर हो सकता है। अब इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग थियरी है, क्योंकि लॉरेंस की एक्सीडेंट भी हुई थी 1962 में, तो उसका भी मेंटल स्टेट ठीक नहीं था अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। तो हो सकता है वो भी ये सब चीज़ें कर रहा हो, और उसके अगेंस्ट जो है चीज़ें
मतलब कि वो हो सकता है किलर, कि जो डार्लिन मैंने आपको बताया था जो सेकंड उसमें किलिंग हुई थी माइकल बचा था। जिसमें माइकल बचा था, हाँ। तो जो डार्लिन की जो सिस्टर थी उसने बाद में बताया कि ये जो लॉरेंस केन है ये मर्डर के कुछ हफ्ते पहले डार्लिन को हैरास करता था, उसको फॉलो करता था, ठीक है। फिर केन के अगेंस्ट ये पाया गया कि जब भी मर्डर्स हुई हैं, जिस भी जगह पे मर्डर हुई है, वो या तो उसके आसपास रहता था या समहाउ प्रेजेंट होता था विद इन किलोमीटर्स, उसको वहां पे पाया गया है समहाउ, ठीक है। फिर एक लड़की थी, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, डोना करके कुछ नाम था उनका, तो वो भी गायब हो गई थी इन किलिंग्स के बीच में, जो लोग मानते थे कि ये ज़ोडिएक का ही इसमें इसके पीछे उसका हाथ है, किडनैपिंग वगैरह सब चीजों में। हाँ, तो बाद में पता लगा कि जो लॉरेंस था, उस लॉरेंस ने मतलब वो उस डोना के घर के बिल्कुल पास वो शिफ्ट हो गया था उसके गायब होने से पहले, और डोना जिस होटल में काम करती थी वो उसी होटल में काम करता था, ठीक है। अब ये कहने वाली बातें, ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं, पर आपको याद होगा मैंने 2 लोगों के बारे में बात किया जिन्होंने किलर को बहुत देर तक सामने से देखा है, जो है वो 2 ऑफिसर्स उन्होंने, और वो जो हाईवे वाली लड़की गाड़ी उसने, कैथलीन जोन्स जिनका नाम था। उन दोनों ने बहुत सारी फोटोज दिखाने के बाद कंफर्म करा कि लॉरेंस केन ही वही बंदा था, सबसे क्लोज उसकी ही शक्ल लग रही है अमंग द अदर्स। तो ये थ्योरी थी कि वो किलर हो सकता है। अब बाद में फिर टेस्ट करने पे उसका भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया, उसका भी डीएनए मैच नहीं किया, जो 2002 वाला वो स्टैम्प से उन्होंने निकाला था, ना ही उसकी हैंडराइटिंग मैच कर दी थी, ना ही उसका शक्ल मैच कर रहा था अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस स्केचेस, जिसमें थोड़ी हैवी फेस और वो सब था, लार्ज मतलब जो इंसान था वो भी मैच नहीं कर रहा था। तो इसके चक्कर में इसको भी मतलब डिस्कार्ड कर दिया गया। अब थर्ड थियरी आती है रॉबर्ट ग्रेस्मिथ करके, जो सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल में लेटर्स आ रहे थे, वहां पे एक कार्टूनिस्ट काम करता था, जैसे होते हैं ना उसमें न्यूज़पेपर्स में काम करते हैं, उनका नाम था रॉबर्ट ग्रेस्मिथ, और वो बहुत ही एंथुसियास्ट थे इन सब केसेस और ये सब को लेके। तो उन्होंने जैसे ही लेटर्स आने शुरू हुए, उन्होंने भी इस चीज पे रिसर्च करना शुरू किया कि क्या है क्या नहीं है। तो मतलब मान लो लगभग 10 साल के रिसर्च के बाद उन्होंने 2 बुक्स पब्लिश करी, एक ज़ोडिएक और एक ज़ोडिएक अनमास्क्ड। अच्छा। तो इन सब रिसर्च और इन दोनों बुक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लेम किया कि आर्थर ली एलन करके एक बंदा था जो ये किलिंग्स कर रहा था, जो ज़ोडिएक किलर है, वो बहुत सर्टेन थे इस चीज पे। अब इस चीज की उन्होंने इस चीज पे जो बुक में अपनी लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो है एक मूवी भी बनी। इनफैक्ट आपने डेविड फिंचर का नाम सुना होगा, जिन्होंने बहुत 7 और गॉन गर्ल जैसी मूवीज डायरेक्ट की है। तो उन्होंने 2007 में एक ज़ोडिएक करके मूवी बनाई जिसमें जेक गैलेनहॉल, रॉबर्ट डॉनी जूनियर, वो सब है, मार्क रफलो नाम भी सुना। हाँ, तो वो बिल्कुल इसी चीज पे और रॉबर्ट ग्रेस्मिथ की थियरी पे बेस्ड है, जो बाकी दोनों इस सस्पेक्ट पे आर्थर ली एलन पे। तो और एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी कि दिस इज द ज़ोडिएक स्पीकिंग करके, नेटफ्लिक्स पे आई है, पिछले साल ही आई है। तो ये सब हुआ, तो उसने अपने मतलब क्लेम की, उसने ये सारी थीसिस दी कि आर्थर जो है, आपको याद होगा जो लेक बेरेसा वाला मर्डर था जिसमें उसने पेड़ में बांध के मारा था, उसी दिन आर्थर ने बोला अपने घर वालों को कि मैं उसी लेक पे जा रहा हूँ, और शाम को पूरा कवर्ड इन ब्लड, ड्रेंच्ड एकदम वापस आया, और उसकी गाड़ी में एक नाइफ भी पाया गया। बिल्कुल उसके घर वालों ने देखा, उसने इस चीज का बहाना दिया कि मैं फिशिंग करने गया था, एनिमल हंटिंग करने गया था, क्योंकि वो बहुत क्वाइट ऑफन ये करता रहता था। अब आता है जो पुलिस ने फिर उसको इंटरव्यू मतलब उसकी ली, जो कि मूवी में भी दिखाई गई है, बहुत ही एपिक सीन है कि उसने घड़ी पहनी हुई थी एक इंटरव्यू में, उसमें भी लिखा हुआ था ज़ोडिएक, और वो सेम सिंबल बनाया हुआ था उसकी घड़ी में। पर उस जो ज़ोडिएक जो जब उसने नाम रिवील नहीं किया था तब वो एक सिंबल यूज करता था, एक सर्कल और प्लस वाला। अच्छा वो सिंबल और ज़ोडिएक लिखा हुआ बिल्कुल वो यूज करता था। अब उसने बोला कि मैं ज़ोडिएक नहीं हूँ, और होऊंगा भी तो आप लोग को बताऊंगा नहीं। इन अ वे मौकरी कर रहा था उस चीज के। तो अब आर्थर ली एलन की एक और बात है, उसका एक दोस्त था डॉन चेनी करके, उसने ये चीज क्लेम करी कि नशे की हालत में मर्डर्स होने से पहले ही, जब नाम ज़ोडिएक नाम का कोई टर्म ही नहीं था, तब उसने नशे की हालत में अपने दोस्त को कन्फेस किया था कि मैं ज़ोडिएक हूँ, आउट ऑफ नोवेयर। और फिर मतलब तो ये भी एक एविडेंस है उसके अगेंस्ट। फिर वो जेल गया था 1974 में, जब ज़ोडिएक के लेटर्स, मर्डर सब बंद हो गया। वो जेल गया था क्योंकि मतलब वो कन्विक्ट हुआ था चाइल्ड मोलेस्टेशन के केस में, जिसकी वजह से वो 5 से 8 साल के लिए जेल गया था। जो माइकल याद है आपको, सेकंड वाले में सर्वाइव कर गया था डार्लिन के साथ, और बहुत सारी पिक्चर्स दिखाने के बाद बोला कि एलन ही 100% वो आदमी है जिसने मेरे को आज से 20 साल पहले गोली मारी थी, और मैं बहुत सर्टेन हूँ यही आदमी है। अच्छा। तो और फिर उसके बाद तो वो बहुत ही ऑब्वियस हो गया कि एलन ही था। अब
मतलब नहीं था, एलन नहीं था, इसके अगेंस्ट भी सिमिलर थ्योरीज हैं क्योंकि उसका डीएनए मैच नहीं हुआ। तो अब लोग कहते थे, उसके दोस्त ही कहते थे कि एलन की एक हैबिट थी, वो अपने दोस्तों से स्टैंप लिख करवाता था, खुद नहीं करता था। ठीक है, अब दूसरा हो गया, उसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया, उसका हैंडराइटिंग मैच नहीं किया, और ना उसका शक्ल मैच किया जो पॉल स्टाइन केस के बाद दूसरा स्केच बना था, जो मेन स्केच डाला गया है मेजर रीजंस कि वो भी नहीं था शायद। पर आप कह सकते हो कि ये भी कंक्लूसिव नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, स्केच 2 बने थे, एक मैच भी कर रहा है, कंक्लूजन ये निकला। हो सकता है 2 किलर हो तो साथ में काम करते हो। ये चीज है, ये थियरी है बिल्कुल। तो मैं इसी पे आने वाला था, इनफैक्ट मैं आप लोगों से पूछने वाला था कि आप लोग को क्या लगता है इन तीनों में से किसने करा होगा, क्योंकि बहुत ही जैसे लॉरेंस है, हमेशा पाया गया है मर्डर के पास में ही, और आर्थर का तो ये ज़ोडिएक वाली घड़ी दोस्त को बताना, और मर्डर के टाइम वो लेक बेरियसा में पाया भी गया था उसी टाइम। तो ये बात है। अब आप लोग को क्या लगता है कौन है किलर? तो यार इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को तो खत्म करते हैं, बट हम एनालिटिक्स वगैरह देखते हैं स्टूडियो पे, तो बहुत चीजें नोटिस करी हैं। सब्सक्राइबर काउंट हमारा ऊपर जा नहीं पा रहा उतना। उसका रीजन ये है कि लोग, आप पसंद तो करते हो हमारी वीडियोस को, देखते हो, बट सब्सक्राइब नहीं करते। 20-25% लोग ऐसे हैं जो रिटर्निंग व्यूअर्स हैं, लेकिन नए जो लोग आ रहे हैं हमारी मतलब वीडियोस पे, वो सब्सक्राइब करके नहीं जा रहे यार। तो सब्सक्राइब करो हमारी वीडियो को। हम देखो यार, मेहनत कर रहे हैं हम, रिसर्च हो रही है प्रॉपर भाई, देखो भाई मेहनत हो रही है, लड़के ने हमारी मेहनत करी है। तो तुम यार सब्सक्राइब कर दो हमारी वीडियो को, तो तुम्हें भी पता चले कि हम कब वीडियो अपनी अपलोड कर रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। अभी जो नया बंदा आया है यार, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और लाइक करो, न्यू वीडियोस के लिए सजेशन दो। और हमने इसी चैनल पे रिएक्शंस का भी एक सिलसिला शुरू करा है, वो हमें भी बहुत पसंद आ रहा है, आपको भी बहुत पसंद आएगा। उन वीडियोस को भी आप जाके देखो। तो उन्होंने डीएनए वगैरह निकाला, उस जो भी उन्होंने लेटर उनके पास अवेलेबल थे, तो निकालने के बाद उन्होंने उन डीएनए को टेस्ट किया। अब टेस्ट कर लिया।